ठीक है, देखिए हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, जिसमें से देखिए फिर से हम एक बार रिकॉल कर दें कल क्या पढ़े थे, आज क्या पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, देखिए सबसे पहले फिर से एक बार बात कर दें कि क्या क्या बताएं और आज क्या पढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जो पहले पढ़े उसको 2-4 मिनट के लिए रिकॉल कर लेंगे ना, तो जो आगे का चीज आएगा उससे कनेक्ट रहेगा, तो आपको थोड़ा सा बात समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले क्लास 12th में हम लोग क्या क्या पढ़े थे और अब क्या बचा है उसको पढ़ लेते हैं, समझ गए। तो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग देखे थे, समझ गए। और लास्ट जब खत्म होगा ना, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूरा नहीं लिख रहे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े थे इसमें। उसके बाद देखिए मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पढ़े थे, समझ गए। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़े थे जिसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता था, कैसे हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कौन सा इंडिपेंडेंट है, कहां पर मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, दोनों में लगाते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों में लगाते हैं, डिपेंडेंट में कंडीशनल वगैरह के यूज करते थे। इसके बाद देखिए द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी कल हम आप लोग को डिस्कस किए थे। द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी बताया था आप लोगों को। और आज देखिए, आज जो है ना, आज मेन है बेज थ्योरम है, ठीक ना, बेज थ्योरम है। तो ये हम लोग को 4 टॉपिक पढ़ना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जानते थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी देख लिए थे जिसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होते थे। द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कौन सा, मतलब क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन होगा। और आज का टॉपिक हम लोग का बेस थ्योरम है, समझ गए। तो देखो इसको स्टार्ट करने से पहले, मतलब इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का, समझ गए। ये थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि अब देखो जब बेस थ्योरम बता देंगे ना, तो आप ये दोनों से देखो, ये तो सीधे अलग आपको दिखेगा, कहीं कहीं थोड़ा सा इसमें और इसमें कंफ्यूजन रहता है, समझिए। मतलब जो टोटल प्रोबेबिलिटी के बेस का क्वेश्चन होता है, जो बेस थ्योरम का बेस का क्वेश्चन होता है, मतलब थोड़ा सा मिलता जुलता जैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेस थ्योरम अलग क्वेश्चन करेगा ना, ये कुछ अलग होगा। मतलब हम एक बात करें कि थोड़ा सा आप उसको बढ़िया से नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा डाउट होने लगेगा, बात समझिए। तो बेस थ्योरम बताएंगे बेस थ्योरम क्या है, ठीक। और देखिए बेस थ्योरम का जब हम यहाँ बेस थ्योरम का हम एग्जांपल लेकर आपको समझाएंगे। फार्मूला अगर आप एक बार ट्राई करना, फार्मूला अगर आपको समझना होगा तो समझा देंगे। फार्मूला कुछ नहीं है, आपका लॉजिक दिमाग से ही आपको कुल करना है। आप इधर भी देखे तो कोई फार्मूला था, कोई फार्मूला थे, वो लिखते हैं जरूर, लेकिन वो कहीं फार्मूला रटने वाला नहीं है। आप बेस थ्योरम को फार्मूला को रट कर भी आप नहीं कर सकते, फार्मूला रटेंगे तो समझे में नहीं आएगा, समझ गए। तो समझाने की कोशिश करेंगे एग्जांपल के साथ। पहले हम इसका एक क्वेश्चन रख लेते हैं, समझिए। कल लास्ट में एक रख रहे थे, टाइम नहीं था तो हम थोड़ा सा पढ़े, उसको छोड़ दिए, उसको रख लेते हैं, समझ गए। थोड़ा देखना कि द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं, फिर बेस थ्योरम का क्वेश्चन रखेंगे, फिर दोनों में कनेक्ट करना, फिर उसके बाद एक एक सौ चारों को लिख लेंगे। आप उसमें से डिसाइड करना कि कौन सा किस बेस का क्वेश्चन है। उसमें चारों जब पढ़ लेंगे तो उसमें से हम रखेंगे इधर उधर करके, तो आप समझना कौन कौन किस बेस का क्वेश्चन है, समझ गए। और एक्सरसाइज हम लोग करेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बेस का क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के एग्जांपल ले रहे हैं। ऐसे तो हम लोग आरडी शर्मा का क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। खुद देखिए कंसेप्ट अभी पढ़े, कंसेप्ट में मान लीजिए अगर आप 90% अगर सीख गए हैं तो क्वेश्चन करने से भी आपको आ जाएगा, समझ गए ना। अगर आप 90% भी नहीं सीखे, अगर मान लीजिए 50% भी अगर कुछ सीखे हैं, तो कहने की क्वेश्चन मैथ्स का करेंगे तो उसमें आपको इंप्रूव हो जाएगा, बात समझ गए। तो कोशिश करिए कंसेप्ट समझने को, मतलब उसको टालेंगे तो फिर वही दिक्कत होगा। तो डेप्थ थोड़ा सा समझना, इसका क्वेश्चन जब रखेंगे तो डेप्थ समझना, मतलब डीप में समझना, इसका भी डीप में समझने की कोशिश करना, फील करने की कोशिश करना, क्योंकि ये सब चीजें भूलने वाला चीज है, ठीक। हाँ तो देखिए चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिए आप समझाते हैं। और देखिए अब हम यहाँ पर बोल दिए कि द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का बेस का क्वेश्चन है, लेकिन हम बोल दिए तो एग्जाम में ये थोड़ा ना बोलेगा कि द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। जब ये इतना बोलता था हम इतना क्यों समझाते, जब वो लिख ही देता तो फॉर्मूला लिख देते, क्वेश्चन कर देते, हो जाता, बात समझ गए। तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखा रहेगा कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का बेस क्वेश्चन है, समझ गए, कि कंडीशनल का है कि मल्टीप्लिकेशन का है, आपको वहां कुछ नहीं रहेगा। आपको क्वेश्चन अब वो मिक्सचर रहेगा ना, मिसलेनियस रहेगा। तो मिसलेनियस में आपका कंसेप्ट हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, कि कौन सा क्वेश्चन किस बेस से रहेगा, मतलब आपको इतना ही 12th में पढ़ना है, समझ गए कि नहीं।
इसके आगे आप इंजीनियरिंग वगैरह आईआईटी वगैरह का तैयारी करेंगे तो उसमें और कुछ ब्रॉड हो जाएगा, बड़ा थोड़ा और उसको लंबा चौड़ा करेगा। क्वेश्चन ज्यादातर यही सबसे होता है। चलिए ठीक है, तो देखिए एक दिया है एन ऑन कंटेन 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स। देखो एक ऑन है मतलब एक थैला है, समझ गए। इसमें देखिए 5 रेड है, समझने की कोशिश करना है, और 5 ब्लैक है, ठीक। और देखिए जब बेस थ्योरम का क्वेश्चन होगा, बेस थ्योरम का द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो आप कोशिश करना कि डायग्राम से करें, समझ गए। जैसे हम डायग्राम से क्वेश्चन रखे थे, इसको भी डायग्राम से बनाने की कोशिश करेंगे, और बेस थ्योरम को भी क्वेश्चन करेंगे तो डायग्राम से करेंगे तो आपको इजी रहेगा, समझ गए। आप लिख देंगे, एक बार डायग्राम एक्सपर्ट हो गए तो फिर आप 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर आंसर दे देंगे, समझ गए। कुछ है नहीं, समझ गए। पहले क्या काम करना है, क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, किस बेस का क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए देख 5 रेड ब्लैक है, 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल्स है, समझ गए। अब इसमें देखिए क्या बोला है, इसमें बोला है ना कि एक बॉल निकालते हैं, समझना, एक बॉल निकालते हैं मतलब एक बॉल कोई भी निकल सकता है, समझ रहे हो ना, एक बॉल कोई भी निकल सकता है। केस तो बनाएंगे ना, आप एक बॉल खींच रहे तो कोई भी बॉल निकल सकता है ना, तो पॉसिबिलिटी तो ये बनेगा, या तो ये रेड निकल सकता है, इधर हम रेड लेकर चल रहे हैं, इधर ब्लैक लेकर चल रहे हैं, ठीक। ये अभी हम बेज का एग्जांपल रखेंगे ना, फिर इसका एग्जांपल आपके सामने रख देंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि कौन सा बेज का है, कौन सा वो टोटल का है, समझ गए। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए 5 रेड है 5 ब्लैक है, एक बॉल निकालेंगे तो रेड आ सकता है या तो ब्लैक आ सकता है, ठीक। अब ये कंसेप्ट तो इरेज कर दे, आप तो समझ गए कि क्या क्या पढ़ाना है, समझ गए कि नहीं। मतलब आज का टॉपिक हम लोग बेज थ्योरम का है, ठीक। तो कल वाला थोड़ा सा हम रिमाइंड कर देते हैं, थोड़ा सा याद हो जाएगा इससे, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है कि अ बॉल इज रन एट द रैंडम, मतलब एक बॉल निकालते हैं, बोला नहीं है कौन सा बॉल निकालना है, समझ गए। कोई भी बॉल निकाल सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी ये बनाए ये बनाए, अब इसमें से कोई भी निकालें तो कोई भी आ सकता है रैंडमली अगर करेंगे तो। फिर बोला है ना कि इट्स कलर नोटेड, कलर नोटेड क्या बोला है, अब देखना है कि देखिए कहीं ना कहीं आपको इसमें जब भी बात होगा ना वो डिपेंडेंट इवेंट का ही बात होगा, बेज का बात हो, बेज का बात हुआ चाहे वो उसका बात हो, क्या बोले थे टोटल प्रोबेबिलिटी का, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट ही होगा। डिपेंडेंट में तो समझ रहे हो ना कि निकालेंगे दूसरा निकालेंगे तो प्रभाव पड़ेगा, समझ गए। और कहीं ना कहीं जो आपका वो टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है या बेस थ्योरम है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिवॉर्स इवेंट है, तो इतना लंबा चौड़ा कुछ फेंक देंगे ना तो फिर लोड जाएंगे, तो छोड़िए आप इसको छोड़िए, पहले क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। एक आपके पास 5 थैला है जिसमें 5 रेड है 5 ब्लैक है, 5 ब्लैक है, एक रेड निकाल सकते हैं या तो ब्लैक निकाल सकते हैं। अगर आप निकाले, मान लीजिए एक बॉल निकाले तो कलर को नोट करना है। अब वो कलर को क्यों नोट करना आप समझना, एक नोट करना है तो कलर नोट करना है, तो रेड आया तो मान लीजिए हम रेड दिमाग में नोट कर लिए, नोट तो आप दोनों लेकर चलोगे ना, रेड भी नोट कर लिए और ब्लैक भी नोट कर लिए, कोई भी आ सकता है, पता थोड़ा है कि कौन आया, समझ गए। तो नोट करने वाला दोनों दिमाग में रखेंगे। हाँ, नोट क्यों बोला है, फिर बोला है नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न, मतलब उसमें फिर रख दे रहा है, यानी रिप्लेसमेंट कर रहा है। मतलब एक बॉल निकाले, ब्लैक आया चाहे रेड आया, ब्लैक है चाहे रेड आया, तो हम उसी में रख दे रहे हैं, तो रख देंगे। तो ऐसे तो चल रहा है इंडिपेंडेंट, ऐसे तो चल रहा है इंडिपेंडेंट, इसीलिए नोट करा दिया है। अब नोट क्यों करा रहे, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा डालेगा, तो जब एक्स्ट्रा डालेगा तो प्रभाव पड़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। जब हम एक निकाल फिर उसी में रख देंगे फिर तो इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन और कुछ एक्स्ट्रा उसमें रख देंगे तो डिपेंडेंट हो जाएगा, प्रभाव तो पड़ जाएगा ना। बात समझ रहे हैं ना, इतना बात समझ रहे कि नहीं। चलिए देखिए तो क्या है, देखिए ज्यादा लंबा चौड़ा फेंक दिए नहीं, फिर से समझाते हैं। देखो क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, एक आधा घंटा लगा दीजिए क्वेश्चन समझने में, एक ही 2 क्वेश्चन आएगा, क्या हम उसको 2 मिनट में 4 मिनट में समझ जाए, उसको देख समझ जाएंगे, एक बार समझ गए कि नहीं, बढ़िया समझेंगे तभी आपके दिमाग में रहेगा और कर पाएंगे। ऐसे 10 सेकंड में सीख जाएंगे तो वो तो भाई अलग बात है, जब एक बार सीख जाएंगे तो कर लेंगे। 5 रेड है 5 ब्लैक है, एक निकाले रेड आया चाहे ब्लैक है, ठीक। इसमें बोला कि कलर को नोट कर लिए, रेड आया तो नोट कर लिए, ब्लैक आया तो नोट कर लिए। फिर इसमें बात बोला है मोर ओवर, मतलब 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ कलर ड्रॉन आर पुट इन द अन, मतलब 2 बॉल एक्स्ट्रा डाल दे रहे हैं। अब 2 बॉल एक्स्ट्रा डालेंगे तो अब देखो यहाँ पर फिर मतलब एक निकाले और फिर उसमें रख दिए, और जो कलर का आया फिर 2 उसमें एक्स्ट्रा रख दिए। इतना समझ रहे हो ना, ऐसी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ऐसे ही करता है, समझिए। मतलब एक निकाले रेड, पहले एक बार निकाले, पहला एक्सपेरिमेंट रेड है,
तो 2 रेट और एक्स्ट्रा कर दिया, तो ब्लैक तो जितना था उतना ही रहेगा, तो रेट तो चेंज हो गया ना, तो दिस इज डिपेंडेंट इवेंट। या ब्लैक आए, पहले बार में ब्लैक है तो 2 ब्लैक डालेंगे, रेड नहीं डालेंगे, कोई एक ही डालेंगे ना। तो यहाँ पर भी कुछ बदलेगा, कौन जानता है, पता है नहीं पता है। तो 2 रेट डालोगे तब रेट कितना हो जाएगा, इधर देखो 2 रेट डालोगे तो कितना हो जाएगा 7 रेट, और ये 5 ब्लैक। हम डायग्राम आपको सिखा रहे हैं कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन कैसे करोगे, ठीक है। ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, तो समझेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, बेस क्या है, और बेस क्या रखेंगे तो दोनों में कनेक्ट करना कि बेस का क्वेश्चन कैसे कर रहा है, ठीक। हाँ, अब इसमें क्या होगा, 5 रेड होगा और 7 ब्लैक होगा। तो ये बात समझ गए कि हम ये क्या किए बाबू, ये आपका यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हुआ है, यहाँ लिख देते हैं एक्सपेरिमेंट हुआ है, पहली बार एक्सपेरिमेंट हुआ है, समझ गए, पहली बार एक्सपेरिमेंट हुआ, रेड आया, पहले बार में निकाले रेड आया, 2 रेड एक्स्ट्रा डाल दिए, पहले 5 रेड था 7 रेड हो जाएगा, 5 ब्लैक सेम रहेगा। पहले बार में एक्सपेरिमेंट किया, ब्लैक आया, पहले बार में ब्लैक आया, 2 ब्लैक एक्स्ट्रा डाल दिए, ब्लैक 5 था 7 हो जाएगा, रेड वैसे ही रहेगा, समझ गए। अब फिर क्या बोला, इतना सा समझ गए कि नहीं है। अब चलिए देखिए, अरे एक बोला तो 2 कैसे निकाले, उसके हिसाब से चलोगे। अब फिर कहेंगे सर ये क्या बना दिए, अब फिर आगे बोल रहा है कि पहले बार में रेड आया तो 2 रेड डाल दिए, पहले बार में ब्लैक आया तो 2 ब्लैक डाल दिए, तो फिर दोबारा बोल रहा है कि 2 एडिशनल डाले तो फिर एक बार फिर निकालो दूसरे बार में। तो दूसरे बार में देखो, अब ये अब इसके बाद से होगा, पढ़ रहे हैं तो 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न, देन बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम, मतलब अ बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम, एक फिर निकाल रहे हैं, तो निकालेंगे तो रेड आ सकता है या तो ब्लैक आ सकता है। अब यहां से निकालोगे ना, या तो रेड आ सकता है या तो ब्लैक आ सकता है, ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में करता है, ठीक। इतना लिखे समझ में आया, कोई दिक्कत इतना। अब देखिए इसमें क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड बॉल मतलब ये इसका पूछ रहा है, समझिए, ये तो नहीं बात करेगा, समझ गए। तो अभी इतना समझ गए कि नहीं, ये डायग्राम आपको समझ में आया है? तो अब ये बताइए ये किस बेस का क्वेश्चन है, तो कहेंगे सर टोटल प्रोबेबिलिटी का, अभी बेस का रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी इतना तो डायग्राम समझ गए, अब क्या हो गया, डायग्राम बना लिए, तो अब इसको कहीं ना कहीं आप प्रोबेबिलिटी लिखिए, इवेंट मानिए, कौन कौन किसको इवेंट मानना है। तो देखिए, अब देखो पहले बार में रेड होगा, यहाँ पर रेड हुआ है तो इसके लिए इवेंट इवन मान लेते हैं। पहले बार में एक्सपेरिमेंट किए थे, पहले बार में रेड निकाले तो उसके लिए हम इवन मान लिए, और पहले बार में ब्लैक हुआ तो उसके लिए हम E2 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, हैं? चलिए ठीक है। अब देखिए इसके लिए रेड के लिए हम ए मान लेते हैं और इसके लिए भी ए मान लेते हैं। अब दोनों के लिए अलग अलग रेड नहीं होगा, क्योंकि आप इस वाले रास्ते से जाएंगे तो रेड निकालेंगे तो वही होगा, इस रास्ते से रेड निकालेंगे तो वही होगा, मतलब दोनों के लिए इवेंट एक ही रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। बात समझ गए हैं? बात समझ गए हैं? ये दूसरे बार में है, ये दूसरे बार में एक्सपेरिमेंट का बात हो रहा है। एक्सपेरिमेंट कितने बार में बात हो रहा है? दूसरे बार में। तो किसका पूछ रहा है? पूछ रहा है पीए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, रेड का पूछ रहा है, दूसरे बार में रेड की पूछ रहा है। तो आप देखिए अब दूसरे बार में रेड की पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, अब पहले आप देखिए P1 निकालिए, ज्यादा टफ हो जा रहा है, P1 निकालिए। तो P1 का मतलब पहले बार में रेड होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगा? अगर आपके पास एक थैला है जिसमें 5 रेड है और 5 ब्लैक है, तो एक रेड होगा तो आपके फेवर में 5 हो जाएगा, और टोटल 10 है तो 1/2 हो जाएगा। ये तो बचपने वाला है खेल, यहाँ तो बचपने वाला बात हो रहा है ना। P1, चलिए P2 लिखिए, P2 क्या होगा? 1/2, ये भी हो जाएगा। तो दिस इज ब्लैक प्रोबेबिलिटी, रेड प्रोबेबिलिटी, दिस इज ब्लैक प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए बात हो रहा है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर, अब आप देखो जब इसमें बॉल डाल दिए तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ गया ना, पड़ गया। तो अब इसको क्या लिखेंगे? अब देखो लिखेंगे P, अब देखो इवन हो चुका है, इवन हो चुका है, अब इस रास्ते से जा रहे हैं ना, इस रास्ते से जा रहे हैं तो इवन हो चुका है और ए का निकालना है, तो आप इवन लिखिए। अरे मतलब दूसरे बार में रेड होने की, दूसरे बार में रेड होने की मतलब इवन हो चुका, पहले बार में रेड आया वो हो चुका, फिर हम उसमें एक्स्ट्रा डाले, दूसरे बार में एक्सपेरिमेंट किए, रेड होने की प्रोबेबिलिटी वो है, मतलब इवन हो चुका, समझ गए, कंडीशनल हो गया यहाँ पर। टे बाई इवन हो गया, टे बाई इवन यानी कितना रेड है? 7 है, और टोटल कितना है? 12, तो 7/12, इतना बात समझ गए।
मतलब दूसरे बार में रेड होने की प्रोबेबिलिटी 7/12 है। चलिए ठीक है, अब देखिए अब क्या है। अब यहां पर देखिए आपके पास ये क्या है, 5 रेड है और 7 ब्लैक है। तो अब रेड की प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, PA/E2 कितना आ जाएगा, 5/12। अब चलिए देखिए, अब देखिए क्या करेंगे। अब ये E1 हो चुका है, E1 हैज ऑलरेडी हैपेंड इनटू P, इस रास्ते से देखो ये होगा तभी ये होगा, तो लिखेंगे PA/E1, ये दोनों का इनटू हो गया। तो एक केस ये हो गया, केस फर्स्ट और केस सेकेंड, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल है, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़े हो, फील करोगे अच्छे से समझ जाएंगे, समझ गए। अभी इस रास्ते वाले से देखो P2 और ये कितना आ जाएगा, PA/E2, ये समझ गए। अब ये कैलकुलेशन कर लो, P1 1/2 कितना है, A/E1 7/12 प्लस ये कितना है 1/2 और वो कितना है 5/12। तो आप इसका 1/12 से हम निकाल लेंगे, सॉरी कॉमन निकाल लेंगे, तो 7/12 प्लस 5/12, तो दिस इज 1/2, आंसर 1/2। आई होप दैट इज क्लियर, समझ गए, समझ में आया। तो ये आप देखो ये किस बेस का क्वेश्चन था, द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक। ये अब आपको बेस थ्योरम समझाते हैं। अब दोनों में फिर जोड़ना ज्यादा हार्ड है, बस एक ही 2 क्वेश्चन था, टोटल प्रोबेबिलिटी का ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी में आरडी शर्मा हम लोग लगाएंगे तो देखेंगे, फिर क्वेश्चन लगाएंगे तो देखेंगे, मतलब थोड़ा सा तो कुछ तो फील हुआ है। 2-4 क्वेश्चन लगाओगे, बार बार पढ़ोगे, अपने से रीड करोगे तो समझ में आने लगेगा, समझिए। रीड करना है, अच्छे से करना है, ये नहीं कि ऐसे ऊपर ऊपर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलस नहीं है मार देंगे, समझ गए। ये सब चैप्टर को थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ना होता है। चलिए ठीक है, अब आपको बेस थ्योरम का क्वेश्चन रखते हैं। अब थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं, फिर बेस थ्योरम आपको समझाते हैं। फिर चारों से जोड़कर करेंगे हम लोग, जब एक्सरसाइज करेंगे ना तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एग्जांपल रखते हैं, बिना एग्जांपल रखे नहीं समझ में आएगा। एग्जांपल पहले रखेंगे फिर समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कोई दिया है। थोड़ा सा इसका पढ़ना कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन कैसे है, समझ गए। पढ़ते हैं पहले, देखिए देखना कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी बेस का क्वेश्चन है कि नहीं, बेस थ्योरम का कैसे है, समझिए। दोनों में लिंक करना। अभी टोटल प्रोबेबिलिटी देख रहे थे ना, एक अपने से क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2-4 ठो पढ़ेंगे, 5 ठो पढ़ेंगे, समझ में आने लगेगा। देखिए बेस थ्योरम क्या है। बेस थ्योरम उल्टा बात करेगा, मतलब बेस थ्योरम है जैसे आप एक्सीडेंट कर गए तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे देगा, समझिए, और पूछेगा ना कि कैसे गिरे थे, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब क्या चीज से गिरे थे, एक्सीडेंट कैसे हुआ था, समझ गए। मतलब वो कहने का मतलब है कि आप मेरिट आ गए ना, तो मेरिट की प्रोबेबिलिटी दे दी है। अब पूछेगा ना कि तुम किस तरीके से मेरिट किए थे, समझ गए, कैसे मेरिट कर ली, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब आपका मेहनत पूछेगा, मतलब रिजल्ट कुछ दे देगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेगा, मतलब वो पास्ट का चीजें पूछेगा, फ्यूचर का दे देगा, समझिए ना। थोड़ा रीड करेंगे तो समझ में आएगा। पढ़ते हैं, देखिए एक बार, नहीं आएगा तो फिर हम कुछ और लेकर थ्योरेटिकली अगर कुछ समझाएंगे, क्वेश्चन एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। पहले देखते हैं, नहीं आता है तो फिर देखेंगे। हाँ देखिए, जब देखो टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन समझिए तो बेस थ्योरम भी आपको समझ में आ जाएगा। दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, ठीक। हाँ देखिए, आप सुनिए, आपके पास बैग, देखिए बैग 1 है, अब देखो बैग 1 और बैग 2 है, 2 बैग है, समझिए। अब देखिए हमें बचपन में जो पढ़ते थे ना, बैग 1 से होता था, बॉल निकालते थे, बैग को चुनना नहीं पड़ता था। बॉल निकालने से पहले बैग को नहीं चुनना पड़ेगा, अब यहाँ बैग को भी चुनना पड़ेगा, तो आसमान जमीन का अंतर दिखेगा ना। पहले बॉल निकालोगे तो पहले बैग को तो चुनोगे, आइडेंटिकल बैग रहेंगे तो पहले बैग को चुनोगे ना, फिर ना बॉल को निकालोगे, तो वेरी डिफरेंट हो जाएगा, तो सीधे समझ में आ जाएगा, आसमान जमीन का अंतर हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं। बॉल निकालने नहीं, एक ही बैग नहीं कि बॉल निकाल लोगे, यहाँ 1 मोर देन इवेंट रहेगा, वही तो पार्टीशन हो रहा है सैंपल स्पेस को, समझ गए। तो देखने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे तो आने लगेगा। देखिए क्या बोला है, समझना कि उसी का है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक। और फॉर्मूला आप यही ध्यान रखिएगा,
वही फेवरेबल आउटकम अपन में पॉसिबल आउटकम, उसी से वही चीज है, थोड़ा सा लिख देता है दूसरे लैंग्वेज में, समझा देंगे। देखिए चलिए, ये बैग 1 है, इसको हम बैग 1 ले लेते हैं। एक एग्जांपल नहीं होगा, दो चार टू लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आ जाएगा। होप रखना है कि हम सीख ही जाएंगे, ठीक। अरे दिमाग में ये न रखेंगे कि अरे ये बहुत टफ हो गया, आधा पेज का क्वेश्चन दे दिया है, ठीक। अपने से पढ़ेंगे तो हलवा निकल जाएगा। चलिए देखिए, हाँ तो बैग 1 है, बैग 2 है, ठीक। बैग 1 में देखिए क्या दिया है, बैग 1 में 3 रेड है, 4 ब्लैक है। चलिए लिख देते हैं 3 रेड है और 4 ब्लैक है, ठीक। 3 रेड है, 4 ब्लैक है, ठीक। बैग 1 में इतना तो समझ रहे ना, इसलिए धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखते तो समय ज्यादा हो जाता है। 3 रेड 4 ब्लैक, और दूसरे में वाइल अनदर बैग 2 कंटेन 5 रेड और 6 ब्लैक। 5 रेड है और 6 ब्लैक है, ठीक ना। अब देखिए इतना समझ गए। देखिए बैग 1 है, बैग 2 है, जिसमें से 3 रेड 4 ब्लैक, जिसमें 5 रेड 6 ब्लैक, ठीक। 1 बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल निकाल रहे हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम 1 ऑफ द बैग्स, कोई भी एक बैग से हम एक बॉल निकाल रहे हैं, समझ गए। फिर बोला है एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, मतलब इट इज फाउंड टू बी रेड, मतलब एक बॉल जब निकाल रहे ना तो रेड आ रहा है, समझ गए। अब रेड आ रहा है तो अभी पहले बताओ, जो हम निकाले वो रेड आ रहा है, और बोला है ना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, बोल दिया अलग चीज। पहले बताओ रेड आएगा कि बैग आएगा, बैग आएगा ना, और रेड दे दिया है और बैग 2 का बात कर रहे हैं, ऐसे समझ रहे हो ना, क्वेश्चन समझ रहे हो। आगे पहले बताओ, एक रेड अगर निकालोगे तो पहले बैग चुनोगे ना, तो बैग का पूछ रहा है और रेड दे दिया है, तो अंतर समझ में आ रहा है, हैं? ये पहले बताओ, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो पहले ये दोनों में से कोई एक बैग को लोगे ना, सीधे जाओगे ना, पहले बैग लोगे, क्यों सोती रहती है बच्ची आप, ठीक। डेली देखते हैं आपको, कोई बात नहीं। चलिए देखिए हम बता रहे हैं ना कोई बात नहीं। अब कमेंट करना किसी पर सही नहीं, बुरा लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है, ठीक। देखिए मानो जब सोने लगेगा ना काम के समय, तो काम नहीं रह जाएगा। चलिए ठीक है, समझिए कि नहीं। कम सोइए, पढ़ाई लिखाई ज्यादा करिए और समय से सोइए, तो भैया गर्मी के दिन में थोड़ा सा नींद लग जाता है। चलिए ठीक है, देखिए बच्ची यहाँ पर बैग 1 है और ये बैग 2 है। फिर तुम तितली में परेशान हो, तितली उड़ी फिर इस पर चढ़ी, समझ गया ना, फिर इस रोने लगा। तो इधर देखो, इधर ये बैग 1 है और ये बैग 2 है, तो एक बॉल निकालना है, एक बॉल निकालना है, तो बॉल निकालना है तो देखो रेड का बात करें, यहाँ से बॉल निकालोगे तो क्या आएगा, या तो रेड आ सकता है या तो ब्लैक आ सकता है, ठीक। यहां से भी देखो एक निकालोगे तो रेड आ सकता है या तो ब्लैक आ सकता है। अगर आप डायग्राम बना लिए तो क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे, अगर आप डायग्राम नहीं बना पाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझिए कि नहीं। समझाते हैं, ठीक। देखिए सबसे पहले बैग 1 दिया आपको, बैग 2 दिया है, एक बॉल आपको निकालना, एक बॉल निकालेंगे तो आप दो, अब इसमें कितने वैरायटी है, दो ये वैरायटी है तो दो खींचेंगे ना, इसमें वैरायटी दो ये नहीं हो सकता है, इसमें और भी केस हो सकता है, तो आपको जितना पॉसिबिलिटी होगा वो खींचेंगे, समझिए कि नहीं, बात समझ रहे हैं। और कुछ एग्जांपल लेकर समझाएंगे, पढ़ेंगे ना कुछ क्वेश्चन, तब समझ में आएगा। तो यहाँ एक बैग ये था, बैग 2 था, बैग 1 बैग 2, ठीक। यहाँ से एक बार निकालेंगे तो रेड आ सकता है या तो ब्लैक आ सकता है, रेड आ सकता है या तो ब्लैक आ सकता है, समझ गए। तो निकालना क्या है, देखिए निकालना क्या है, यहाँ लिख देते हैं, निकालना क्या है, रेड का निकालना है। तो रेड के लिए हम मान लेते हैं कि मतलब गेटिंग रेड, उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी, उसके लिए इवेंट मान लेते हैं ए। अगर लिख रहे हैं समझ रहे हैं ना, दो इसमें बैग 1 से रेड निकालो चाहे बैग 2 से रेड निकालो, उसके लिए हम मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर E1 मान लेते हैं, यहाँ पर E2 मान लेते हैं। अब कहेंगे सर E1 और E2 क्या मानेंगे, देखो E1 और E2 क्या माने, फिर हम 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। 4 बार पढ़ो आप अपने से, 2 बार 3 बार 4 बार हम भी पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखिए क्योंकि यहाँ पर एक बैग ये है, बैग 2, तो बैग 1 अगर सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम इवेंट E1 मान लिए। बैग सिलेक्ट करोगे ना, 2 बैग एक आइडेंटिकल रहेगा, तो आप ही पहले बताओ, अगर आपको एक निकालना है कि रेड निकालना चाहे ब्लैक कोई भी निकालना है, तो पहले बैग दोनों में से कोई चुनोगे ना,
तो बैग चुनने की प्रोबेबिलिटी, बैग जो चुन रहे हो ना, वो एक्टिविटी जो कर रहे हो, जो एक्शन आप कर रहे हो, वो भी तो एक एक्सपेरिमेंट होगा, समझ गए? तो उसके लिए इवन हो गया बैग 1, सेलेक्टिंग बैग 1, तो इवन लेट्स अज्यूम दैट, और दिस इज बैग 2, समझ गए? तो इसके लिए 2। अब जो निकालना है, रेड का बात कर रहा है, तो हम रेड बैग 1 से निकाले चाहे बैग 2 से निकाले, उसके लिए मान लेते हैं, मतलब रेड आ रहा है ना, एक बॉल निकालेंगे ना, बैग तो चुन लिए, बैग के बाद रेड होगा, रेड होगा ना, तो रेड के लिए हम मान लेते हैं ये गेटिंग रेड, लिख देते हैं ऐसे शॉर्ट में, अगर गेटिंग रेड, तो उसके लिए हम ए मान लेते हैं। तो आपको निकालना क्या है, देखिए आपको निकालना क्या है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ दी, इतना समझ में आया ना? बैग दो था आपके पास, बैग 1 था, बैग 2 था, दोनों आइडेंटिकल है, क्योंकि बड़ा छोटा रहेगा तो बैग चुनने की कोई बातें नहीं होगा, समझिए? जब एक जैसा रहेगा तब ना वहां पता नहीं रहेगा ना कि एक बैग चुनेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी, एक बैग दूसरी चुनेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों का चांस इक्वली लाइकली होगा। तो दिस इज 50%, दिस इज 50%, तो दिस इज E1 P1 मतलब 1/2, और दिस इज PE2 मतलब 1/2, समझ गए? इसकी चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी चुनने की 1/2, यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं दिया रहेगा कि बैग चुनने की प्रोबेबिलिटी, अब 3 बैग रहता तो क्या हो जाता, 1/3 हो जाता, समझ गए कि नहीं? बात समझ रहे हैं? तो आप समझाते हैं, चलिए देखिए फिर से पढ़ते हैं, देखिए क्या दिया है, बोला कि बैग 1 है, बैग 2 है, बैग 1 में 3 रेड है, 4 ब्लैक है, और बैग 2 में देखो 5 रेड है, 6 ब्लैक है, ठीक? एक बॉल आपको निकालना है, अब एक बॉल निकालना है तो रेड ब्लैक आप लेकर चलो, लेकिन जो निकालना वही बनाओ, लेकिन हम ऐसे बना दिए कि समझने के लिए बना दिए कि जो जितना पॉसिबिलिटी बनाएंगे तो सही है, समझिए? डायग्राम आप सही से बनाओ, इसको छोड़ देंगे, जो जरूरत है उसी को लेकर चलेंगे। तो अब पूछ रहा है बैग 1 बैग 2, बैग 1 में इतना था, बैग 2 में इतना है, 1 बॉल ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग, एक बैग से एक बॉल निकालना है, अब फाउंड टू बी रेड पा रहा है, रेड निकल रहा है, समझ गए? तो उसकी प्रोबेबिलिटी बता जो बैग 2 से निकाले हैं रेड, तो बैग 2 से रेड निकाले, बैग 2 ये है, बैग 2 ये है, रेड ये हो चुका है, तो रेड हो चुका है, तो रेड के लिए क्या माने, ए माने, ए माने, तो ए तो हो चुका, ए हो चुका ना, देखो ए नीचे आ गया है, ध्यान देना है, रेड का हो चुका है ना, दूसरे बैग से रेड हो चुका है, तो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये लिखे समझ में आया, E2 भाई ये लिखे समझ में आया, E2 भाई ये क्यों लिखे हैं, देखो E2 भाई क्या लिखे हैं, रेड हो रहा है तो उसके लिए ये मान लिए, तो रेड तो हो चुका है, एक बॉल निकाल रहे तो रेड हो चुका, तो दूसरे बैग का पूछ रहा है, तो अब इधर से ऐसे जा रहा है, उल्टा जा रहा है, देख रहे हैं ना, हम लोग इधर से ऐसे जा रहे थे ना, ये भी कंडीशनल ही है लेकिन वो उल्टा है, समझिए? यानी ये 5 की तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स पास्ट हो रहा है, समझिए? रेड हो चुका है, बैग 2 का बात करेगा, तो ये लिखे। अब बैग मान लो बैग 1 का बात करता है रेड का, तो हम ए भाई E1 लिखते हैं, क्योंकि दोनों के लिए ए ही माने, एक कलर है, एक जैसा गेंद है, समझ गए? तो हम दोनों के लिए इवेंट वही मानेंगे, दोनों के लिए अलग अलग नहीं मानेंगे, समझ गए? तो ये हो गया। अब इसको क्या लिखोगे, अब आप सोचो, अब आपके फेवर में क्या होगा, अगर मान लो अगर हम बैग को ना चुने, तो आप प्रोबेबिलिटी क्या लिखते, रेड का 5/11 लिखते कि नहीं, 5/11 लिखते। अब यहाँ बैग चुने, पहले बैग चुने एंड बॉल निकाले, बैग चुने और बॉल निकाले, पहले बैग चुनेंगे ना, तो बैग चुनेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी PE2 और इनटू क्या लिखेंगे, P ए भाई, तो ये लिखे समझ में आया, वो आपके फेवर में हो गया। अब समझाते हैं, देखो फॉर्मूला वगैरह याद करने से फायदा नहीं है, आप समझिए वो क्या लिखा है, देखिए फेवरेबल लिख दिया, आपके फेवर में है कि नहीं है। अगर आप सोचो कि अगर बैग ना चुनते तो अगर हम एक रेड का पूछे थे तो क्या बताते, 5/11 बताते, समझ गए, 5/11 बताते, एंड बैग चुन रहे हो और बॉल निकाल रहे हो, तो ये थोड़ा सा आपको मिला दिए बैग चुनने वाला, तो बैग चुन लिए, तब गेंद निकालोगे तो दोनों में मल्टीप्लिकेशन ही लगेगा, नहीं लगेगा, बिना बैग चुने कैसे बॉल निकालोगे, दोनों के बीच में इनटू ही होगा ना, ये आपके फेवर में ये हो गया, ये आपके फेवर में हुआ अपॉन में। अब टोटल पॉसिबिलिटी लिखो, ये समझ गए, वो लिखे समझ में आया कि नहीं। अगर आपको बचपन वाला याद करो कि अगर 5 रेड एक थैला आपके पास रहता है, एक 5 रेड है और 6 ब्लैक है, तो अगर हम ये पूछते बाबू कि एक रेड की बताओ, तो आप लिखते 5/11 लिखते कि नहीं लिखते। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, ये 5/11 था, ये आपके फेवर में होता है, कुल फेवर में होगा,
टोटल पॉसिबिलिटी होगा तो बॉल हम लोग काउंट करेंगे ना, ऐसे कुछ होगा ना। तो अब यहाँ पर इंटू क्यों आ जा रहा है? इंटू आ जा रहा है कि पहले बैग चुने फिर बॉल लेकर आ रहा है, तो बैग चुनोगे और फिर बॉल आ रहा है, तो बैग चुनोगे और फिर बॉल, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन ही होगा। जैसे दो मार्कर है, दोनों को उठाना है, तो पहले ये इसमें बैग को छू रहे हो फिर एक निकाल रहे, तो दोनों के बीच में इंटू ही होगा। ये आपके फेवर में हुआ, ये समझ गए? आ रहा बात समझ में? फिर क्या करोगे? अब देखो, अब देखो ये हम सीधा चलेंगे, जैसे हम चलते हैं पहले बैग चुनेंगे फिर चलेंगे, देखो बैग चुने फिर गए, वो तो पूछ रहा है उल्टा, लेकिन हम चलेंगे सीधा। बात समझ रहे कि नहीं? अब अपन में क्या करोगे? अपन में देखो, अब आप सोचो, अब इसको देखो, ये इस रास्ते से जाते तो पहले इसको चुनते फिर ये रेड होता, लिख देना है। टोटल फैसिलिटी में देखो, इस बाइक को चुनते हैं तो रेड होता, हो गया। अब देखो ये क्यों कर रहे हैं, ए बाई E1 प्लस P E2 और P A बाई E2। अब देखो ये क्या समझ गए? वही नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी लग जा रहा है। टोटल प्रोबेबिलिटी देखो, अगर आप सोचो कि दो केस आपके सामने है ना, अगर रेड होता तो पहले वाला केस ये होता तो ये हो जाता, समझ गए? या प्लस हो जाएगा बीच में, ये केस होता तो इस रास्ते से जाते ये हो जाएगा, समझ गए? तो टोटल पॉसिबिलिटी है। ब्लैक वाले को छोड़ देंगे, ब्लैक की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? तब ये कितना हो जाएगा देखिए, अब कैलकुलेशन कर लोगे। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिख लो, प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे? P1 क्या लिखोगे? यहां लिख देते हैं P1। देखो बढ़िया समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन अगर आपको समझ में आया होगा तो फिर तो ये सब आसान है, समझ गए ना? वो लिखे समझ में आया? एक दो और एग्जाम्पल रखेंगे और पानी मुंह पर कल से धोकर बैठिएगा आप लोग। P1 कितना आ जाएगा? 1/2। अरे ये P2 कितना आ जाएगा? 1/2 लिख देना डायरेक्ट, ये 1/2 और ये भी 1/2। ये समझ रहे हैं ना कि ये दिया नहीं था, ये चुनने की 50% इक्वली लाइकली है। और देखो रेड होगा तो कितना हो जाएगा? P E1 हो चुका, यहां लिख देते चलिए, P E1 हैज ऑलरेडी हैपेंड और A पहले बैग चुनते तो रेड होता है, तो कितना हो जाएगा? 3/7 और P A बाई E2 तो क्या हो जाएगा? 5/11 हो गया। अब यहाँ रख दोगे, सॉल्व कर दोगे, आ जाएगा। आगे समझ गए? बेस थ्योरम के क्वेश्चन समझ गए? आए समझ में? चलिए एक और रखते हैं एग्जाम्पल, एक दो रखते हैं फिर करेंगे तो समझ में। फॉर्मूला नहीं, देखो वही है, ये आपके फेवर में हुआ और ये टोटल पॉसिबिलिटी है। टोटल पॉसिबिलिटी का मतलब है कि ये केस ये हो सकता है एंड ये केस ये हो सकता है। हाँ हाँ बोलिए, किसका? 1/2 दो बैग है ना, तो इक्वली लाइकली होगा पंडित जी। ये 50% इसका भी होगा, 50% इसका, फेवर बराबर बराबर रखेंगे ना। इक्वली लाइकली का मतलब हो गया जितना इसका संभावना बनेगी इतना इसका भी बनेगा, चांस इक्वल होगा, 50-50। अपने से थोड़ा भेदभाव कर लोगे तो रेड के लिए अलग होगा, ब्लैक के लिए प्रोबेबिलिटी अलग होगा। पहले तो बैग चुनोगे ना, बैग चुनने के लिए लिखे है ना। चलिए अब देखिए अरे पंडित, बताइए पहले बताइए फॉर्मूला आप लोगों को ये प्रूव करना पड़ेगा। बोलिए, हमको तो नहीं लग रहा कि कोई प्रूफ की जरूरत पड़ेगा। प्रूफ की जरूरत है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। प्रूफ तो ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया एनसीईआरटी में, अब उठाकर एक बार पढ़ाना, देखना, हवा नहीं लगेगा, लेकिन आप क्वेश्चन समझा देना तब समझ जाएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते, टाइम है ना अभी? हैं ठीक है, अब वो कल से एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, क्या आपको बेस थ्योरम में टोटल प्रोबेबिलिटी बेस में डिफरेंस क्वेश्चन दिख रहा है? दिख रहा है डिफरेंस? अरे दिखेगा जी, साफ दिखेगा, तुम लोग कह रहे हो कि नहीं दिखेगा। चलिए ठीक है, हाँ अब एक क्वेश्चन आपको पढ़ते हैं, देखिए कुछ और ले लेते एग्जाम्पल वगैरह, थोड़ा खतरनाक लेते, समझिए, थोड़ा खतरनाक लेते। चलिए ऐसे तो करेंगे। हाँ अब देखिए, सुनाते हैं क्वेश्चन, सुनाते हैं। अब द स्टूडेंट इन कॉलेज, समझ गए,
मतलब स्टूडेंट इन कॉलेज, मतलब कॉलेज में कुछ स्टूडेंट है, ठीक। इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल, 60% रिसाइड इन हॉस्टल, तो समझ लो ना, हॉस्टल में 60% रहते हैं, ठीक। 40% आर डे स्कॉलर नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल, समझिए। तो थोड़ा इंग्लिश भी आपका तगड़ा होना चाहिए, समझिए कि नहीं। हाँ, तो थोड़ा ये सब समझना है ना। हाँ, तो देखिए हॉस्टलर हो गए, हॉस्टलर लिख दिया, समझ गया ना। हाँ, और डे स्कॉलर लिख देते हैं, यहाँ पर डे स्कॉलर लिख देते हैं। अब देखिए ये हॉस्टलर हो गए और ये डे स्कॉलर हो गए। डे स्कॉलर का मतलब समझ लो ना, मतलब प्राइवेट रूम वगैरह लेकर आते हैं, वैसे मतलब हॉस्टल में नहीं रहते हैं, वो हो गया। मतलब ये आपस में एक दूसरे के कम्प्लीमेंट है, कम्प्लीमेंट समझ रहे ना, मतलब इसका होने का और इसका नहीं होने का चांस 100% हो जाएगा ना, हैपन नॉट हैपन या हैपन नॉट हैपन, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट है, कम्प्लीमेंट इवेंट है, ठीक। पढ़ते हैं, समझिए। तो ये देखिए ये 60% रहते हैं और ये 40% रहते हैं। डायग्राम बना लेंगे तो कर लेंगे, समझ गए। डायग्राम बना लेंगे तो कर लेंगे। बेस थ्योरम का क्वेश्चन आपको साफ समझ में आ जाएगा। देखिए अभी पढ़ते हैं, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको नहीं लग रहा है कि इतना जिससे पढ़ा रहे किसी को बेस थ्योरम ना समझ में आया होगा, तो तुम लोग तो तेज हो, समझ ही जाओगे। हाँ, तब द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल, 60% हॉस्टल में रहते हैं, 40% डे स्कॉलर है, डे स्कॉलर हो गया। और प्रीवियस ईयर रिजल्टिंग रिपोर्ट दैट 30% ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड, समझिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जैसे देखो हॉस्टल में रहते हैं ना, तो ग्रेड ए पा रहे हैं और ग्रेड ए नहीं पाएंगे, मतलब ग्रेड ए और नॉट ग्रेड गेटिंग ए, समझ गए कि नहीं। मतलब यहाँ पर ग्रेड ए पाएगा, लिख देते हैं ग्रेड ए लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं इसका नॉट ग्रेड ए, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। क्या हॉस्टल वाला टफ होगा, वो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, केस बनाकर लेकर चल रहे हैं। अब देखो तो यहाँ पर भी वही होगा, ग्रेड ए होगा और ग्रेड नो ग्रेड ए, नॉट ग्रेडिंग, नॉट ग्रेड ए लिख देते हैं, समझ गए, ये समझ गए। तो अब देखो अब हॉस्टल में ये 60% है, लेकिन हम चलेंगे तो 100% लोग, उसमें से 30% ला रहे हैं। वो मतलब ये तो ऐसे बात कर रहे हैं ना, लेकिन ऐसे हम हॉस्टल का बात करेंगे पूरे होल का, तो 100% अपने आप में होगा, उसका 30% होगा। पहले तो ये डर दूर करना है, मतलब ये 60 का 30% नहीं है, वो अपने आप में 100 है, ये दूसरे से बात हो रहा है तब 60 है, 60 है, समझिए। जैसे हम 60 का मतलब वो 100 है, अपने आप में 100, उसका 30% है, तो ग्रेड ए पा रहे हैं, तो ये 70 होगा, नहीं पाएंगे। जब 30% ग्रेड ए पा रहा है तो नॉट ग्रेड ए 70% सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, समझ गए। चलिए फिर बोल रहा है, देखो फिर से पढ़ देते हैं। अब द स्टूडेंट इन कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल, 40% आर डे स्कॉलर नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल, वही बोला है कि 30% जो हॉस्टल में रहते हैं वो 30% लाते हैं ग्रेड ए, समझ गए, हॉस्टल में जो हॉस्टलर है। फिर बोला है ग्रेड हो गया एंड 20% डे स्कॉलर, 20% डे स्कॉलर, ये 20% हो गया, ये 80% हो जाएगा, हो गया। बात समझ गए, ये बात समझिए बच्ची। 20% ऐसे हैं जो मतलब घर पर रहते हैं, प्राइवेट रूम लेकर रहते हैं, वो 20% ला रहे हैं ग्रेड ए, जो हॉस्टल में रहते हैं वो कितना ला रहे हैं, 30% ला रहे हैं। तो 30% का मतलब 60 का 30 नहीं है, 100 का 30 है, 100 का 80, 100 का 20 है, ये 100 हो गया अपने आप में, ये भी 100 हो जाएगा, तो 100 का 20 हो जाएगा, ग्रेड ए पा रहा है, 100 में 80 हो गया। अब कहेंगे ये सब 40 में 80 पॉसिबल है कैसे है, अगर 40 लिखे यहाँ देखो 60 में 70 कैसे लिख दिए, इसलिए समझा रहे थे, समझ गए ना। अपने ही दिया है, टेंशन मत लीजिए, बुक ले लीजिए, वो करेंगे एक्सरसाइज तो करेंगे, हम आपको बस माइंड ब्रश अप कर रहे हैं, समझ गए कि आपको क्वेश्चन करेंगे, वो रीड करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो वहां थोड़ा दिमाग लगाना और इस बात को रिकॉल करना कि क्या बताए थे, समझ गए कि नहीं। यहाँ से हम लोग का पढ़ाई खत्म नहीं हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, समझ गए कि नहीं, अंत नहीं हो गया। आप टेंशन मत लीजिए, आप पेशेंस रखिए। देखिए हॉस्टल में 60% रहते हैं, तो 60% रहते हैं, तो उसमें से मत सोच लेना 60 का 70% सर कैसे पॉसिबल होगा, कैसे एडजस्ट करेगा।
70% का मतलब 100 अपने आप में, किसी से कंपेरेटिव स्टडी नहीं कर रहे हैं, 100 अपने आप में हॉस्टलर में रहते हैं, जिसमें से 70% ग्रेड नहीं पाते हैं, नॉट गेटिंग ग्रेड ए, ओके, दिस इज गेटिंग ग्रेड ए 30% होल अबाउट, मतलब 100%, समझ गए कि नहीं, ये 30% लोग, और ये डे स्कॉलर है जिसमें से 100% रहते हैं, वो 40%, ये दोनों में बात किया है, लेकिन ये 100 में 20% है, 100 में 80, बस समझ गए, ये दिया था, ठीक। आप देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, समझिए, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोलेगा ना कि जो ग्रेड ए पा रहे हैं ना, वो बता दो कि डे स्कॉलर के होंगे, ऐसे पूछेगा, उल्टा पूछेगा कि ग्रेड ए पा रहे हैं, अब बता दो हॉस्टल के होंगे, तब ग्रेड ए पाएंगे ना, वो बोलेगा कि ग्रेड ए पा रहे हैं और हॉस्टल के, या ग्रेड ए पा रहे हैं डे स्कॉलर, ऐसे पूछेगा, मतलब ग्रेड ए दे देगा और हॉस्टल का बात करेगा या स्कॉलर का बात करेगा, ऐसे क्वेश्चन करेगा, बात समझ गए ना, तो बेच हो जाएगा, बात समझ गए कि नहीं। तो क्या बोला, देखिए बोला कि एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब वन स्टूडेंट इज चूजन एट द रैंडम, एक स्टूडेंट को चूज करते हैं फ्रॉम द कॉलेज, कॉलेज से, ही हैज एन ग्रेड ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज हॉस्टलर, वही बात कर रहा है, ग्रेड ए पा रहा है, वो हॉस्टल में रहता है, ये तो इसके लिए E1 मान लेते हैं, इसके लिए E2 मान लेते हैं, अब ग्रेड ए के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, हम ऐसे ही बना दिए पॉसिबिलिटी के लिए समझने के लिए, तो ग्रेड ए पा रहा है तो उसके लिए हम मान लेते हैं ए, लिख दिए, समझ गया ना, अब ये लिख दिए, चलो अच्छा इसको दूसरा चीज लिख, एक्स लिख देते हैं, ये समझ गया ना, गेटिंग ग्रेड ए, लेट्स अज्यूम इवेंट एक्स, समझ गए, तो एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, तो आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, ग्रेड ए हो चुका है तो एक्स हो गया, हो चुका ना, अब हॉस्टलर क्या है, तो हॉस्टल ये है तो E1 हो गया, बस सिंपल, समझ गया ना, बात समझ रहे हैं कि नहीं, हमें लग रहा है, अरे ग्रेड ए हुआ हॉस्टल के है तो एक्स अपन ये कंडीशनल होगा ना, ये होगा तो ये होगा, हम लोग ऐसे चल रहे थे, अभी ये ऐसे आ वेरी डिफरेंट है, वेद क्यों नहीं आएगा, वेद के दादा परदादा आ जाएंगे, जैसे देखो यहाँ पर ये अपने से पढ़िएगा तब ना हम आपको बता रहे हैं तो थोड़ा सा इजी लग रहा है ना, अपने से पढ़िएगा पंडित जी चलिए देखिए E1 बाई एक्स हो गया, ठीक है, अब देखो, अब ये हॉस्टल होगा तो हॉस्टल, अब ये इस रास्ते से चलेंगे, ये आपके फेवर में होगा, हॉस्टल के ही ग्रेड ए पा रहे ना, तो पहले लिखेंगे ये और फिर लिख देंगे E1 हो चुका एक्स, ये आपके फेवर में होगा, लिख दिए, ग्रेड ए पा रहे तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप लिखते 30/100, अब ये पहले हम हॉस्टल के बच्चे, हॉस्टल चुन लिए, रूम चुन लिए, ये रूम हो गया, एक तो ये रूम हो गया, इस रूम को हॉस्टल मान लिए, इस रूम को डे स्कॉलर मान लिए, तो पहले रूम चुनेंगे तब ना बच्चे चुनेंगे, तो पहले रूम चुन लिए फिर बच्चे चुने, ग्रेड ए चुने, बस सिंपल है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन लगेगा, कंडीशनल होगा ना भाई, रूम चुन रहे तो प्रभाव पड़ेगा ना, हो सकता है कि उस रूम के बच्चे टैलेंटेड हो तो प्रभाव पड़ेगा, उस बच्चे को चुनेंगे, तो कंडीशनल है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, देखो लगाओ, आप सोचो, जोड़कर समझने की कोशिश करो, समझ जाएंगे, ये हो गया ना जी, चलिए ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, ये इसमें क्या होगा, अब ये लिख दो, ये तो पहले पूरा उतार दो, इस रास्ते से हो गया, और लगेगा, और लग समझना, केस 1 और केस 2, बस इस रास्ते से P1 इंटू P, अब यहां पर ध्यान देना है, एक्स बाई E1, और यहाँ पर भी देखिए E1 बाई एक्स है, वहां एक्स बाई E1 है, उल्टा है, समझिए उल्टा पूछ रहा है, प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि और होगा, और ये केस, ये ग्रेड वाले को छोड़ दिए हैं, ग्रेड ए को छोड़ दिए हैं, इसकी ऐसी बनाए, चांस बनाए, पॉसिबिलिटी बनाए समझने के लिए, और क्या लिख देंगे P E2 और इंटू P एक्स बाई E2, हो गया, आपको डायग्राम समझ गए, दिस इज डायग्राम हियर, ओके, आप प्रोबेबिलिटी ले लेंगे, रख देंगे, आ जाएगी, कोई फॉर्मूला नहीं, केस है, देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी जो कल समझाए थे, ये आपके फेवर में, बस समझ गए, दिस इज मल्टी, वही कंडीशनल हो गया, ऊपर कंडीशनल यूज कर रहा है और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी यूज कर, कंडीशनल अपन में टोटल प्रोबेबिलिटी, दिस इज बेस थ्योरम, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ लिख देंगे प्रोबेबिलिटी, देखो P1 क्या लिखेंगे, P1 60/100 0.6, इसका भी लेंगे तो 100 लेंगे, ये ध्यान देना, इसीलिए बता रहे थे 30/60 मत कर देना, लौट जाओगे, समझिए, वो अपने आप में 100 में 30 है, हाँ, तो ये ध्यान देना, P2 कितना बेस चैप्टर है, क्या बेस चैप्टर नहीं है,
पंडित जी बेस नहीं है तो समझ में आ रहा है आपको? तो एक क्वेश्चन कर देना, ठीक, एक क्वेश्चन दे रहे कर देना, हाँ बताना, डायग्राम बना देना, एक क्वेश्चन दे देगा डायग्राम बना, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या लिखोगे जीरो, E1 हो चुका है, एक्स लिख दोगे तो ये वाला है गेटिंग ग्रेड ए, तो ये कितना आ जाएगा 0.3 लिखे, समझ में, 30/100, और ये x/e2 ये कितना आ जाएगा 0.2, अब रख देना, इसमें आ जाएगा आंसर। अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग, समझिए, दिस इज बेस थ्योरम। चलिए अब कल डिस्कस आगे करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह बताएंगे, 2-3 क्वेश्चन बता दिए और एग्जाम्पल वगैरह रखेंगे तो सॉल्व हो ही जाएंगे। चलिए कल डिस्कस करेंगे हम लोग।